तो दोस्तों फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे थे, बातचीत तो कर ही रहे, अभी भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चैप्टर का नाम भी बातचीत है और यह निबंध है। यह बार बार हम बता रहे हैं, यह जो बातचीत है यह बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया निबंध है। इसमें हम एक पाठ कर चुके हैं और आज इसको हम खत्म करेंगे। इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से बातचीत दो प्रकार की होती है। एक होता है स्पीच और दूसरा होता है आम बातचीत। एक स्पीच होता है जो जिसे हम भाषण कहते हैं। अब भाषण में बहुत सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं, बहुत सारा फॉर्मेलिटी होता है। जो मुख्य बड़े अतिथि आए हुए होते हैं या श्रोता को बांध करके रखना होता है, नहीं तो श्रोता को बात से नहीं बांध करके रखिएगा, वो भाग जाएगा नहीं तो। लेकिन बातचीत में इस प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप या कोई भी काम, बातचीत में इस प्रकार का कोई कुछ नहीं होता है। बातचीत है कि जो बात है वो बताइए और बस चलते बनिए। लेकिन भाषण में कुछ अलग होता है, भाषण कुछ अलग प्रकार का होता है। उसमें बहुत सारा क्रियाकलाप करना पड़ता है और भाषण देना बहुत मुश्किल है, बातचीत करना बहुत आसान है। तो लेखक ने यह बताया था। दूसरा कि लेखक ने एक और बात का जिक्र किया था जो इम्पोर्टेंट है, वह यह है, लेखक ने रॉबिन्स क्रूसो के बारे में बताया था। रॉबिन्स क्रूसो के बारे में लेखक ने किस्सा बताया था कि रॉबिन्स क्रूसो था तो मनुष्य, लेकिन रहा वो जानवरों के बीच में। अब जानवरों के बीच में रहा तो यह हो गया कि उसने 16 साल तक कुछ मनुष्यों के आवाज तक ही नहीं सुने। और जब 16 वर्ष के बाद जब मनुष्य के मुख से आवाज सुना तो मानो उसके मन में अमृत घुल गया जैसा उसको एहसास हुआ और उसको मानव होने का एहसास हुआ। पहले वह अपने आप को जानवरों के ही बीच का समझता था। तो देखिए, मानव और जानवरों के बीच में यही तो अंतर है। मानव और जानवरों के बीच में यही अंतर है कि मानव के पास बोलचाल की भाषा, बुद्धि, विवेक है, बोलने का जो बुद्धि शैली है, तो यही मानव को विशेष बनाता है। तो यह दूसरा पॉइंट था जिसको आपको याद रखना है। आगे लेखक पत्र व्यवहार की ओर जाता है। जैसे आज के जमाने में मोबाइल फोन आ गया है, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, सेकेंडों नहीं लगेगा। आप अपने मित्र जो आपसे 1000, 2000, 10,000 किलोमीटर की दूरी पर है, आप उससे 1 सेकेंड में बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल अगर हम पीछे जाएंगे तो इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। तो किस प्रकार का सुविधा था? तो वहां चलता था सिर्फ क्या, वहां जो है सिर्फ चलता था पत्राचार। यानी आप पत्र लिखिए, एक पत्र को भेजने में, जाने में, पहुंचने में, फिर आने में, तो एक पत्र का आदान प्रदान करने में ही महीनों लग जाते थे और ऊपर से आवाज भी नहीं सुने। वो तो हम बातचीत मैंने पत्र द्वारा लिख रहे हैं, हम उसका लिखा पढ़े, वो मेरा लिखा पढ़ा, लेकिन बात करने का अपना एक रोचक मजा होता है। तो देखिए, अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती, अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आश्य आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। तो जैसे प्रेमी प्रेमिका के बीच में बहुत ज्यादा लालसा आता है कि बातचीत हो, बातचीत करे, तो पत्राचार से किस प्रकार से बातचीत होगा। लेकिन आजकल के प्रेमी प्रेमिका को कोई कठिनाई नहीं होती। वह दिन रात बातचीत में ऐसा लीन हो जाते हैं कि पहाड़ों उखाड़ लेंगे।
आगे देखिए, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉन्स, अब यहाँ भी आपको याद रखने वाला पॉइंट है। आप इसको याद रख आपको याद रखना ही होगा, यहां से प्रश्न बनेंगे क्या, कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। यानी जब तक आप मनुष्य को बोलते नहीं, आप उससे बातचीत नहीं करेंगे, तब तक आप उसके बारे में कैसे जानेंगे कि उसका क्या विचार है, क्या वो किस बारे में कौन सा विचार रखता है। यह तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक कि आप उससे बातचीत नहीं करेंगे। तो बेन जॉनसन, इसको याद रखिएगा, बेन जॉनसन ने क्या कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है नहीं। बेन जॉनसन ने बताया है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, जब तक वो बातचीत नहीं करेगा, हम उसके बारे में नहीं जान सकते। जैसे जो बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम होता है, परीक्षाएं होती है, तो लिखित परीक्षा हो जाता है, लेकिन बाद में उसको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि जितना उसको लिखना पढ़ना तो पढ़ लिया, अब हम उससे बातचीत करके उसके अंदर क्या विचार है, वह क्या किस विषय पे क्या सोचता है, उसके बारे में हम जानते हैं। कब? जब हम उससे बातचीत करेंगे तब। इसीलिए बेन जॉनसन ने कहा है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। यह बहुत जरूरी, इसको याद रखिएगा। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। अब देखिए, बातचीत का कहां तक सीमा है, कितने लोग उसमें समाहित हो सकते हैं? तो 2 लोग, और जहां तक ऐसा न हो जाए कि जब तक उस सभा नहीं बने। अब 200 लोग हो गए तो 200 लोगों में बातचीत होगा, 200 लोगों में तो अब तो सभा हो जाएगा। दूसरे जो दार्शनिक हैं, दूसरे, उनका नाम है एडिसन। पहले तो बेन जॉनसन थे, इसको याद रखिएगा, बेन जॉनसन। और दूसरे हैं एडिसन। इनको याद रखिएगा, सब दार्शनिक है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। तो इस पॉइंट को आप नोट रखिएगा, याद रखिएगा कि एडिसन ने कहा है कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के ही बीच में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तो एडिसन का यह कहना है कि जो असल बातचीत है वह 2 लोगों के बीच में होता है। इनका अर्थ यह हुआ कि कोई ना कोई व्यक्ति के साथ कोई दूसरा व्यक्ति जो अत्यंत घनिष्ठ होता है, वह दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे से अपना सुख दुख शेयर करते हैं। तो वही बातचीत असल बातचीत है, जिसमें एक दूसरे का दुख सुख शेयर हो रहा है और उसको जो है सॉल्व करने का तरीका निकाला जा रहा है। वही असल बातचीत है। बाकी आगे देखिए, बता रहे हैं कि जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। अब देखिए, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि जब आप और आपके जो खास मित्र हैं वो बात करते रहेंगे और कोई तीसरा आ जाएगा जो आप दोनों का खास नहीं है लेकिन आम जान पहचान है, दोस्ती है, तो आप लोग जो बात कर रहे होंगे वो बात बदल करके कुछ तीसरा बात करना शुरू कर देते हैं। तो यही एडिशन बता रहे हैं कि जब बात 2 से 3 हुआ तब 2 की बात जो है वो कोसों दूर चल गई, माने वो दोनों बात खत्म हो गया, अब दूसरा चीज कोई अलबल बतियाना शुरू कर देंगे। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। और हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि
हम यह समझते हैं कि ज्यादा बात बताने से, इधर उधर ज्यादा बात करने से बात ऐसा हो जाएगा कि सारा बातें पता, सारा राजे उगला जाएगा। इसीलिए जो राज की बात है वो सिर्फ दो में, अब बाकी फूहड़पन की बात दो से अधिक में। देखिए, दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं, या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि जैसे ही और लोग आएंगे वैसे ही बात जो है निरस्त हो जाएगा और ऐसे ही फालतू का बात शुरू हो जाएगा। अब फालतू की बात से कुछ होना जाना है नहीं, बस हम अगले आदमी को मूर्ख बना रहे होते। ये हम सब करते हैं, आप भी करते हो। अब देखिए, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। अब देखिए क्या बता रहे हैं, दो लोगों के बातचीत का क्या अर्थ बता रहे हैं। इसे दो, जैसे गर्म दूध है तो गर्म दूध को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं कि गर्म दूध को पहले जो है पानी में, गर्म दूध को किसी बर्तन में डाल करके रख देते हैं। अब होगा क्या कि जो दूध है वो जैसे जैसे ठंडा होगा, पानी वैसे वैसे गर्म होगा। तो दो लोगों के बातचीत में यही होता है कि एक आदमी के अंदर का जो भाव है वो बताएगा और वह भाव दूसरे के अंदर, जो आपका श्रोता है, जो आपको सुन रहा है, जो आपका जो है बिल्कुल खास आदमी, या जो जिससे आप सब कुछ शेयर करते हैं, उससे जब आप बताएंगे तो आपके अंदर का जो बोझ है वो धीरे धीरे हल्का हो जाएगा और फिर आपका दुख भी जो श्रोता है जो वह हर लेगा, यानी आपके अंदर का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे गर्म दूध को पानी में डाला जाता है तो पानी धीरे धीरे गर्म होगा और दूध धीरे धीरे ठंडा होगा। तो यह दो आदमी के बातचीत में होता है। कितने आदमी में? दो आदमी में। देखिए, दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अब देखिए, वही बात बताया जा रहा है कि जब दो लोग जिसमें आपसी प्रेम होता है, भाईचारा होता है, तो वे दो लोग एक दूसरे का दुख सुख बिना कहे, बिना सुने समझ लेते हैं, बस भाव से समझ लेते हैं। तो जब भाव से इतना कुछ समझ ले रहे हैं तो बातचीत से कितना कुछ समझ जाएंगे। तो इसीलिए एडिसन ने कहा है कि जो बातचीत है वह दो लोगों के ही बीच में पूरी तरीके से हो सकता है। 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग बैठेंगे तो बातचीत न रह करके मान मनोवल हो जाएगा। वैसे ही मैंने इधर उधर की बातें आप करेंगे। अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों पर परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी के नग से जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बात न होगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत को तो केवल राम रमोल कहलाएगी। अब देखिए क्या बता रहे हैं कि 3 लोगों के जो बीच में जो बातचीत होता है वह ऐसा मानिए कि अंगूठी के नग से जड़ जाती है, यानी
जब तीन लोगों के बीच में जब बातचीत होगा तो तीनों लोग अपने आप को अव्वल दिखाने के लिए कि मेरा बात सही है, वह बोलेगा मेरा बात सही है, उसी को दिखाने के लिए तीनों त्रिकोण हो जाएंगे, नहीं, थ्री साइडेड लव हो जाएगा। अब त्रिकोणीय हो जाएगा तो त्रिकोणीय में जीत हार की बात हो जाएगी। और जब चार लोगों के बीच में बातचीत हुआ तब तो समझिए कि सिर्फ बेतकल्लुफी है, बातचीत कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी का बात होगा, इधर उधर का बात, जैसे राजनीति का बात, कुछ और गांव देहात समाज का बात, माने अपना बात न होकर के दूसरों का खाली बात। तो यह 3 और 4 लोगों के बीच में होगा, जिसमें अलग अलग समाज और राजनीति की बात करते हुए बड़ा बड़ा बात जो है किया जाएगा। और देखिए 4 लोगों से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौवल कहलाएगी। अब यहां देखिए वर्ड आया है राम रमौवल। राम रमौवल क्या है? राम रमौवल किसको बोलेंगे? तो देखिए जैसे चाय के दुकान पर, लिट्टी के दुकान पर, नहीं, स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन में, बस में बैठ करके 10 लोग, 8 लोग, 5 लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो वह बातचीत क्या है? सिर्फ राम रमौवल, मन बहलाया जा रहा है। नहीं, जैसे ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है, 10 आदमी बैठा हुआ है, बैठ के बातचीत कर रहा है। अब बातचीत करते करते ओके स्टेशन आ गया, वो बीच में से चल जाएगा, भाग जाएगा, यानी वहां बातचीत नहीं हो रहा है, सिर्फ इधर उधर का बात करके मन बहलाया, टाइम पास जिसको बोलते हैं। तो राम रमौवल माने टाइम पास किया जा रहा है, वैसे ही फॉर्मेलिटी का बातचीत किया जा रहा है फालतू में, क्योंकि टाइम कैसे भी करके बिताना है, उसे हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सबसे भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत की मुख्य प्रकर होगा। अब देख ले आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोग इससे जूझते ही होंगे कि जो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिनको अब कुछ काम नहीं है, वह क्या करेंगे? वह अपने जमाने का बड़ाई और वर्तमान जमाने का बुराई, यही उनका मेन काम है, मेन पेशा यही है कि वह अपने बाबा आदम के जमाने का हिस्सा निकाल करके और कहें कि हमारे जमाने में ऐसे होता था, यह होता था, और वर्तमान जमाने का भर टोकरी शिकायत करेंगे। उसके बाद जो नौजवान है, जो युवा है, उनको देख करके बातें करेंगे। नहीं आप लोग तो सुनते ही होंगे, कोई अगर गाड़ी चला के, मोटरसाइकिल चला के जा रहा है तो उस पे कि दिया देखिए सब बिगड़ गया है फलाना का बेटा। इस प्रकार से बूढ़ों की बातचीत में अपने जमाने का बड़ाई और दूसरे के जमाने का शिकायत, उनका मुख्य बातचीत यही बैठकर। अब देखिए पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे। अब देखिए जो बुढ़े पढ़े लिखे हुए, वह शेक्सपियर की बात करेंगे, मिल्टन की बात करेंगे, मिल की बात करेंगे, स्पेंसर की बात करेंगे, इस प्रकार से बातचीत करेंगे। अपनी लिकायत के नशे में चूर हम चूनी दिगरे निस्ते अक्खड़पन की चर्चा छेड़ेंगे, और वे अपने आप को यह साबित करेंगे कि हम ज्यादा पढ़े लिखे और हम ज्यादा जानकार हैं। आपस में वे बुढ़े जो है, जो पढ़े लिखे हैं, वह यही चर्चा करेंगे कि हम ज्यादा विद्वान हैं, वो अपना प्रकाष्ठा दिखाएगा। इस प्रकार से बातचीत
किया जाएगा, हर प्रकार की बातचीत। अब देखिए, दो सहेलियों की बातचीत का तो बात ही निराला है, रस का समुंदर मानो उमड़ा उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा। अब दो सहेली है, लड़कियों के बीच में बातचीत तो आप जानते ही हैं, लड़कियों की जो बात है वो कभी नहीं खत्म होगा, चाहे क्लास हो चाहे कोई भी जगह हो, उनका बातचीत का अलग रस है, लड़कियों के बातचीत का अलग रस, अलग आनंद है। दो बुढ़ियां हुई, दो अगर बुढ़ी आपस में बातचीत करेगी तो वह क्या बातचीत करेगी? उनका मुख्य काम है अपनी बहू बेटी का ही प्रकरण, नहीं बहू का शिकायत, इस प्रकार का आप लोग तो जानते ही होंगे, आपके आसपास तो होता ही है कि बूढ़ी आकर के अपने घर का शिकायत, अपने बहू का शिकायत, वो बूढ़ी अपने बहू का शिकायत और अपने बेटी की बड़ाई। उन्हें दो काम है, बहू का शिकायत और बेटी की बड़ाई। तो बुढ़ियों का यही काम है, या वो बियादाने का कोई ऐसा समस्या छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी, और दूसरा यही सब बात करते करते खानदान पर आ जाएगी, फिर वो बात करते करते फिर आपस में लड़ाई कहा कहुअल करना शुरू कर देगी। ये सब तो आपका रोज का होगा, गांव देहात में ये सब रोज का काम है, होते ही रहता है। तो यह तो दो बुढ़ी के बीच में बातचीत हो गया। अब लड़कों की बातचीत, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। अब लड़कों की बातचीत के बारे में बता रहे हैं कि लड़के की बातचीत कैसी होगी। तो अगर लड़के खिलाड़ी हुए तो अपने आप को बड़ा खिलाड़ी साबित करने का प्रयास करेंगे कि हम ज्यादा बड़े खिलाड़ी हैं, अलग अलग प्रकार का अपना गुण बताने का प्रयास करेंगे। और अगर स्कूली लड़के तो स्कूली लड़कों में एक उस्ताद होता है, तो कुछ लड़के या तो उस्ताद की शिकायत करेंगे या और कुछ लड़के होंगे जो तारीफ करेंगे और अपने अपने दोस्तों के गुण अवगुण को आपस में बताएंगे कि वो ज्यादा खराब है, वो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार से पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं गिनेगा। अगर स्कूल का लड़का है और वो पढ़ने में तेज है तो वो क्लास के कोई लड़का या कोई लड़की के कुछ बुझबे नहीं करेगा, वो कहे कि हम ही शक्तिमान है। सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। और अगर वो भोंद हुआ यानी पढ़ने में कमजोर रहा, माने कोई चीज में ठीक नहीं रहा, तब वो चुपचाप से कोना धरले रहेगा और सबको अपना गुरु मानेगा, सबके जी हुजूरी करेगा। यह हुआ लड़कों के टाइप, लड़कों के स्कूल के टाइप। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम मिलाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती। अब बतकही तो आप लोग जानते ही होंगे, दिन रात आप लोग बतकही सुनते आ रहे हैं, करते भी आ रहे हैं नहीं तो जो अशिक्षित लोग हैं वो बैठ के दिन भर बतकही करते रहेंगे। बतकही माने ऐसे ही इधर उधर के खिस्सा पचीसा। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उन दोनों बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्साह के साथ की जाती। अब देखिए
शादी विवाह का भी एगो अलग बातचीत होता है। नहीं, दूगो बिचवान रहेगा जिसको अगुआ बोलते हैं, अब दूगो अगुआ रहेगा, अब अगुआ एगो लड़की देने से एगो लड़का देने से। नहीं, अब दोनों का शादी उदी ठीक हो गया तो छेका उका होगा, आजकल एंगेजमेंट होता है, और छेका एंगेजमेंट कर करके बता दिया जाता है पूरे गांव समाज को, गांव भर को, कि फलना के लड़की फलना के लड़का के बीच में अब शादी तय हो गया है। यानी ना ही अब लड़की के पास कोई अगुआ आया, ना ही अब लड़का के पास, क्योंकि दोनों के काम हो गया है तमाम। नहीं, तो शादी विवाह का अलग बातचीत है। अब देखिए, अब देखिए मेन यहाँ आपको एक और बात याद रखना है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो यह बराबर आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, माने बातचीत की कला। बातचीत की कला क्या है, तो यहाँ बता रहे हैं कि यूरोप के लोगों के पास बातचीत करने का एक अनोखा हुनर है, और उसी हुनर को बातचीत कहा जाता है। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। सहृदय गोष्ठी इसका नाम है। अब देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, जो यूरोप के लोगों के पास है, बातचीत करने की एक अनोखी शैली। देखिए, आप लोग बहुत बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों में जाते होंगे, प्राइवेट बैंकों में जाते होंगे, प्राइवेट होटलों में जाते होंगे, तो वहां का बात, वहां के जो लोग हैं आपसे एकदम मधुर बात करेंगे। वही बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और वहीं आप सरकारी दफ्तर में जाएंगे, सरकारी दफ्तर में आपको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं मिलेगा देखने के लिए। वहां आपको रफली बोला जाएगा कि काम है तो हटो, यहाँ भागो यहाँ से, नहीं, इस प्रकार से। लेकिन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आप जहां भी प्राइवेट होटलों में जाइएगा, कंपनी में जाइएगा, तो वहां जो मधुर बातें होती, इस प्रकार से बातों में रस घोल करके आपको बोला जाता है कि आप पूरा कन्वेंस हो जाइए, और जो बेचना चाहेगा आपको बेच करके चल जाएगा। नहीं, तो ऐसे चतुराई भरा प्रसंग छेड़ा जाएगा कि आपको सुन करके काफी अच्छा लगेगा कि बहुत भला आदमी। नहीं, तो यह एक बातचीत करने का अलग तरीका है। अब देखिए, सहृदय गोष्ठी इसी का नाम। सहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लिकायत अथवा पंडितई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट नहीं होता। अब देखिए, कितना बड़ा कार शोरूम इस सब का मालिक रहेगा, आपसे बहुत ज्यादा करोड़ों अरबों में उसका धन संपत्ति है, बहुत ज्यादा ज्ञानी पढ़ा लिखा भी है, लेकिन वो आपके सामने आप ही को बड़ा बना देगा। आपको इस प्रकार से ऐसा बातचीत करेगा कि उसमें ना ही उसका कोई अभिमान कपट कुछ नहीं रहेगा, आपको लगेगा कि हम ही बड़े हैं। तो इसी को कहते हैं सहृदय गोष्ठी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अगर यह कला आ गया तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, और नहीं तो अक्खड़पन रहा जो भारत के लोगों में है, नहीं, गाँव देहात के लोग बात नहीं, इस प्रकार से बातचीत करिएगा तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, नहीं, सबको बेवकूफ बनाती है, किससे? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से ही। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेग ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान
उनकी नीरस काव काव में सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायता के साथ आपको मिलेगी। तो यह बातचीत करने की कला आप सीख जाइए कि इस प्रकार से बातचीत करिए कि जो सामने वाला है वो आपसे कन्विंस हो। ऐसा नहीं है कि रफ बात कर दिए, वो कन्विंस नहीं हो रहा है, उल्टा आप ही को कुछ लॉस हो गया। तो जो कंपनियां हैं वो यही सिखाती है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन उसका सबसे पहला काम, ताकि जो उसका कस्टमर आए उसको वह रिझा सके, नहीं तो बिना रिझाए कुछ सामान नहीं लेगा। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों की कला थी, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में पूरे हर जगह अब फैल गई है। बिना इस कला के आप कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। तो यह बहुत सीखने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे कल इसको खत्म करके क्वेश्चन आंसर पे हम आएंगे, बताएंगे क्या इसका कैसे क्वेश्चन आंसर किया जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।